अब हम हैलोजन के ऑक्सो अम्लों के बारे में जानेंगे। हैलोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, जैसे हाइपोहेलस अम्ल, हेलस अम्ल, हैलिक अम्ल और परहैलिक अम्ल। तो ये जो ऑक्सो अम्ल ये बनाते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब ये हाइपोहेलस अम्ल बनाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलस अम्ल में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलिक अम्ल में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और परहैलिक अम्ल में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसके अलग अलग जो तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये विभिन्न प्रकार के हेलस या हैलिक अम्ल बनाते हैं, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोहेलस अम्ल कौन कौन बनाते हैं। हाइपोहेलस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति फ्लोरीन से आयोडीन तक सभी की होती है। HOF, HOCl, HOBr, HOI। तो हाइपोफ्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल और हाइपोआयोडस अम्ल कहा जाएगा। और यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक हैलोजन परमाणु की होती है। दूसरा जो वर्ग है हेलस अम्ल का, यहाँ HOXO प्रकार के ये हेलस अम्ल होते हैं, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो HOClO केवल क्लोरीन ही हेलस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आयोडीन, फ्लोरीन एवं ब्रोमीन ये हेलस अम्ल नहीं बनाते हैं। तो क्लोरस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति केवल क्लोरीन की ही होती है। अगला वर्ग है हैलिक अम्ल का। इसका सूत्र होगा HOXO2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। तो फ्लोरीन और किसी भी प्रकार का ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता है, केवल वह हाइपोहेलस अम्ल ही बनाता है। क्लोरीन का जो ऑक्सो अम्ल होगा, यहाँ हैलिक अम्ल होगा HOClO2, ब्रोमीन के लिए HOBrO2, आयोडीन के लिए HOIO2। तो यहाँ नाम सभी का अलग अलग होगा, क्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और आयोडिक अम्ल। अगला वर्ग है परहैलिक अम्लों का, जो सूत्र है HOXO3। तो X की जगह पे हम भिन्न भिन्न जो हैलोजन परमाणु है उसे रखते जाएंगे। जैसे यदि क्लोरीन रखते हैं तो HOClO3, HOBrO3, HOIO3। तो नाम भी उसी आधार पर होगा, पर क्लोरिक अम्ल, पर ब्रोमिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। तो यहाँ पर जो परहैलिक अम्ल होते हैं, यहाँ हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। जब हम अलग अलग हाइपोहेलस अम्ल की संरचना या हेलस अम्ल की संरचना देखते हैं, तो हाइपोहेलस अम्ल HOX के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेलस अम्ल में OH बॉन्ड है और X और O के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार जो हैलिक अम्ल है, यहाँ एक OH बॉन्ड है और X और O के बीच में 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन हैलोजन के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। परहैलिक अम्ल में भी एक OH बॉन्ड है, जिसमें OH X 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, X डबल बॉन्ड O, X डबल बॉन्ड O और X डबल बॉन्ड O। तो ये अलग अलग संरचनाएं हेलस अम्ल की होती हैं कॉमन रूप से। अब हम अलग अलग जो ऑक्सो अम्ल हैं उसके बारे में जानेंगे कि ये विभिन्न प्रकार के जब आयन्स बनाते हैं तो इनकी संरचना कैसी होती है। तो प्रायः इसमें जो भी केंद्रीय हैलोजन परमाणु, उसमें sp3 संकरण होता है और एक OH बॉन्ड प्रायः सभी में होता है और हेलस अम्ल को छोड़कर सभी में X डबल बॉन्ड O भी पाया जाता है। हाइपोहेलस अम्ल जो होता है उसमें केवल X डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता है, जबकि हेलस अम्ल, हैलिक अम्ल और परहैलिक अम्ल सभी में X डबल बॉन्ड O पाया जाता है। यहाँ पर जो X और O के बीच में डबल बॉन्ड है वो D-P प्रकार के अतिव्यापन से बनता है। सभी प्रकार के जो हाइपोहेलस अम्ल हैं HOF, HOCl, HOBr और HI, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब हम
जो हाइपोहेलस अम्ल है उससे जो आयन बनता है तो उस आयन को कहा जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे हाइपोहेलाइट आयन यानी XO- की संरचना। तो इसमें भी जो X है हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा और जो X है उसमें 3 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, X के साथ 3 लोन पेयर है और XO-। तो इन 3 लोन पेयर्स के कारण इसकी जो संरचना है वो रेखीय होती है, जबकि sp3 संकरण में आप सभी जानते हैं कि चतुष्फल की संरचना होती है, लेकिन 3-3 लोन पेयर के कारण VSEPR थ्योरी के आधार पर प्रतिकर्षण बहुत अधिक हो गया तो संरचना विकृत होकर रेखीय हो जाती है। जो ये हाइपोहेलस अम्ल होते हैं वो बहुत अस्थायी होते हैं और तुरंत ये अपघटित हो जाते हैं हैलिक अम्ल में। तो जब ये अपघटित होते हैं तो 3HOX इज इक्वल टू HOXO2 प्लस 3HX। तो इस प्रकार से अपघटित होकर ये हैलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। अगला हम देखेंगे हैलस अम्ल, जिससे आयन बना है हैलाइट आयन। तो यदि हम क्लोराइड आयन की संरचना देखें यानी OClO- की संरचना देखेंगे तो यहाँ पर Cl के साथ हम देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिसमें X के साथ या Cl के साथ डबल बॉन्ड O और इधर Cl के साथ सिंगल बॉन्ड O- और Cl पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस 2 लोन पेयर के कारण इसकी संरचना वी शेप हो गई, जैसे जल की संरचना होती है। भले ही इसमें sp3 संकरण है लेकिन अब इसकी संरचना विकृत होकर वी आकार की हो जाती है। और जो क्लोराइड आयन है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अब हम जानेंगे जो हैलिक एसिड से बनने वाला आयन है, हैलिक एसिड से हैलेट आयन बनता है। तो हैलेट आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगा और यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। देखिए X एक लोन पेयर है और X के साथ डबल बॉन्ड O और O-। तो ये हैलेट आयन को दर्शाता है। X की जगह पे आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो अलग अलग यदि हम अम्लों को देखेंगे तो क्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और आयोडिक अम्ल HOCl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, HOBr डबल बॉन्ड O, Br के साथ डबल बॉन्ड O, ब्रोमिक अम्ल, आयोडिक अम्ल HOI के साथ डबल बॉन्ड O, तो ये आयोडिक अम्ल बनता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है और इस एक लोन पेयर के कारण इसकी जो संरचना है वह भी विकृत होकर के पिरामिडी हो जाती है। यहाँ भी VSEPR थ्योरी के आधार पर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण उच्च होने के कारण जो अणु की संरचना होती है या आयनों की संरचना होती है वो विकृत होकर के अलग संरचना धारण कर लेती है। अब हम जानेंगे परहैलेट आयन। जो परहैलेट आयन होते हैं जैसे कि XO4-, तो यहाँ पर ये बनता है पर हैलिक अम्ल से। तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे पर क्लोरिक अम्ल, पर ब्रोमिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। तो इसकी जो संरचना होगी वो चतुष्फल की होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है इस संरचना में पर हैलेट आयन्स में। XO- और X के साथ 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है जो पर हैलेट आयन बनने के कारण है। और यहाँ पर X पर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसकी संरचना विकृत नहीं होती है। जैसा कि sp3 संकरण में चतुष्फल की संरचना होती है वैसे ही संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे पर क्लोरिक अम्ल की संरचना को हम देखेंगे, HO फिर Cl के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH और डबल बॉन्ड O, Cl के साथ डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O। तो यहाँ भी इसकी संरचना चतुष्फल की ही होती है। अब हम इसके अम्लीय सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इन ऑक्सो अम्लों का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो भी बढ़ेगा। यदि हम क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सो अम्ल को देखें, HOCl, HOClO या HOClO2, HOClO3 यानी हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, क्लोरस अम्ल या
परक्लोरिक अम्ल। तो सभी में जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है ये ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर जो क्रम होगा HOCl से ज़्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य HOClO का, उससे ज़्यादा होगा HOClO2 का, उससे ज़्यादा होगा HOClO3 का। यहाँ पर जो अलग अलग आयन्स बनते हैं वो H+ आयन के रिमूवल के आधार पर है। तो इसी आधार पर इसके अम्लीय सामर्थ्य को हम समझ सकते हैं। जैसे परक्लोरिक अम्ल जब अपघटित होता है, अपघटित होकर ये H+ आयन देते हैं, तो HClO4 इज इक्वल टू H+ प्लस ClO4-। तो यहाँ पर H+ के बनने के कारण ये अम्लीय नेचर को दर्शाते हैं। अब यदि हम विभिन्न ऑक्सो अम्ल को लेते हैं अलग अलग हैलोजन परमाणु के लिए, तो ऋण विद्युता के आधार पर या जिसका आकार छोटा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना अधिक होता है। तो परक्लोरिक अम्ल के विभिन्न उदाहरण लेंगे, जैसे कि क्लोरीन के लिए तो HOClO3 सबसे अधिक अम्लीय होगा, फिर HOBrO3 और फिर HOIO3, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्लोरीन के ज़्यादा पास होगा, क्योंकि क्लोरीन का आकार छोटा होता है, अधिक ऋण विद्युती होता है। अधिक ऋण विद्युती होने के कारण वो क्या करेगा, जो OH है उसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब ये OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो OH के बीच का जो बंध है वह दुर्बल होगा, और जिस परमाणु की ऋण विद्युता जितनी ज़्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतनी ही तेज़ी से आकर्षित करते हैं। तो जब OH के बीच का बंध दुर्बल होगा तो H+ आसानी से निकल सकता है। तो इसलिए जो परक्लोरिक अम्ल होगा वो सबसे अधिक अम्लीय नेचर का होता है। इसी तरह से यदि हम हाइपोहेलस को कंपेयर करेंगे, हाइपोहेलस के विभिन्न जो हैलोजन के उदाहरण हैं, जैसे कि HOCl, HOBr और HOI। तो सबसे अधिक जो ऋण विद्युती है वो Cl है। तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींच रहा है, OH के बीच का जो बॉन्ड है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचता है, तो OH के बीच का जो बंध है वह दुर्बल होगा और H+ आसानी से निकल जाता है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय नेचर होगा वो HOCl का होता है। तो ये सभी में हाइपोहेलस के जो उदाहरण हमने देखा या परहैलिक अम्ल के उदाहरण देखा हमने, तो सभी में क्लोरीन के जो ऑक्सो अम्ल होंगे वो अधिक अम्लीय नेचर को दर्शाते हैं, क्योंकि वो अधिक ऋण विद्युती तत्व होते हैं। अब हम इसके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को जानेंगे। तो किसी भी एक हैलोजन के लिए जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है वो उसके एनायनों के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसका एनायन स्थायी होगा ऑक्सीकारक गुण उतना ही कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर HClO4 से ज़्यादा होता है HClO3 में, फिर HClO2 और HClO। तो ऑक्सीकारक गुण जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर HClO का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, HClO4 का सबसे कम होता है। अब हम जानेंगे अंतर हैलोजन यौगिक, जो कि हैलोजन परिवार के तत्वों के द्वारा बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिकों का वर्ग है। तो हैलोजन विभिन्न हैलोजनों के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ये आपस में संयोग करते हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर अलग अलग प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे XX प्रकार, XX3, XX5 और XX7, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये अलग अलग अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं। तो XX के कुछ उदाहरण आप देखिए, XX दोनों ही XX है, तो यहाँ पर एक X बड़े आकार का होगा और एक X छोटे आकार का होगा, या एक X की ऋण विद्युता अधिक होगी और एक X की ऋण विद्युता कम होगी। जिसकी ऋण विद्युता कम होगी उसे पहले लिखा जाएगा और जिसकी ऋण विद्युता ज़्यादा होगी उसे बाद में लिखा जाता है। तो XX में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? CLF, BRF, IF, ICL, IBr। तो जैसे ICl को हम देखते हैं, तो I की ऋण विद्युता Cl से कम होती है तो उसे पहले लिखा जाएगा, और Cl की ऋण विद्युता I से ज़्यादा है इसलिए उसे बाद में लिखा गया। इसी तरह से ClF, तो Cl की ऋण विद्युता फ्लोरीन से कम है तो Cl पहले लिखा जाएगा, फ्लोरीन उच्च ऋण विद्युती है उसे बाद में लिखा गया। अब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं XX3, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे ClF3, BrF3,
IF3 ICl3। XX5 जहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ClF5 BrF5 IF5। XX7 जो है उसमें केवल एक ही उदाहरण है IF7। ये जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और ये सहसंयोजी भी होते हैं। यहाँ पर ध्रुवीय प्रकृति के होने का कारण यही है क्योंकि दोनों हैलोजनों के ऋण विद्युता में बहुत अधिक अंतर होता है। तो अंतर होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति भी एक की अधिक होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उस पर आंशिक ऋणावेश और जिससे वो लेगा उस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। भौतिक अवस्था, अंतर हैलोजनों में जो ClF होता है वो 298 केल्विन टेम्परेचर पर गैसीय प्रवृत्ति का होता है और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं सभी वाष्पशील, ठोस या द्रव रूप में पाए जाते हैं। और ये जो अंतर हैलोजन होते हैं ये विभिन्न हैलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात इनके जो गुण हैं वो दोनों हैलोजन परमाणुओं के मीडिएटर होते हैं, मतलब बीच के गुण होते हैं। अंतर हैलोजन यौगिकों के जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो भी अधिक होते हैं। अब हम जानेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों की क्रियाशीलता। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हैलोजन अधिक क्रियाशील होगा या अंतर हैलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसमें अंतर हैलोजन जो है वो हैलोजन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसका कारण यही होगा कि जो हैलोजन के बीच यदि समान हैलोजन है तो समान हैलोजन के बीच अलग तरह से अतिव्यापन होगा और जो भिन्न हैलोजन है उनके मध्य होने वाला जो अतिव्यापन है वो थोड़ा अलग होता है। तो दो अलग अलग हैलोजन परमाणु के कक्षकों के बीच होने वाला जो अतिव्यापन होता है वो शुद्ध हैलोजन परमाणु के बीच होने वाले अतिव्यापन की तुलना में थोड़ा कम प्रभावी होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब दो अलग अलग हैलोजन आपस में जुड़ते हैं तो चूंकि उनके ऋण विद्युता में भी अंतर होता है तो उसके अतिव्यापन होने की जो टेंडेंसी है या उसकी जो सीमा है वो भी थोड़ी सी कम होती है। जबकि हैलोजन यदि समान है तो वहाँ पर अतिव्यापन अधिक प्रबल होता है, तो इसलिए वो कम क्रियाशील होते हैं। और दो अलग अलग हैलोजन से इंटर हैलोजन बना है तो उसमें जो होने वाला अतिव्यापन है वो थोड़ा कम प्रभावी होने के कारण बॉन्ड जो है वो वीक होगा, दुर्बल होगा और इस वजह से वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और चूंकि दो भिन्न हैलोजन है तो ऋण विद्युता में भी अंतर होता है तो ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न होती है। इसी कारण तो ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण भी जो बंध ऊर्जा का मान है वो कम हो जाएगा और क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। अगला हम देखेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों के तापीय स्थायित्व के बारे में। तापीय स्थायित्व से संबंधित एक उदाहरण हम सबसे पहले जानेंगे। यदि IF, BrF, ClF और ICl इस तरह का यदि हम कुछ उदाहरण लेते हैं अंतर हैलोजन यौगिक में तो इसमें सभी में हम देख रहे हैं कि हैलोजन के आकार में अंतर है और दो अलग अलग हैलोजन है, ऋण विद्युता में अधिक अंतर है। तो जितना ज़्यादा आकार में डिफरेंस होगा, जितना अधिक ऋण विद्युता में अंतर होगा, तापीय स्थायित्व में कमी आती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए I जो है वो बड़ा होता है आकार में और फ्लोरीन से काफ़ी अधिक बड़ा होता है, तो इसका तापीय स्थायित्व जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे अंतर में वृद्धि होगी, ऋण विद्युता में अंतर में वृद्धि होगी, तापीय स्थायित्व के मान में कमी होती जाती है। IF के लिए जो ऋण विद्युता का मान है, यदि यहाँ ऋण विद्युता में डिफरेंस को देखेंगे तो 1.5, BrF में 1.2, ClF में 1, ICl में 0.5, IBr में 0.3 और BrCl में 0.2। तो यदि अलग अलग यौगिक और उनके ऋण विद्युता में जो डिफरेंस है उसको चेक करेंगे तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं ऋण विद्युता के मान में कमी होती जा रही है तो तापीय स्थायित्व का मान भी कम होता जाएगा। क्योंकि जहाँ पर बहुत अधिक बड़े आकार का यौगिक है यानी दोनों में ऋण विद्युता में डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होगी। तो तापीय स्थायित्व धीरे धीरे बॉन्डिंग वीक होते जाने पर तापीय स्थायित्व का मान कम होता जाएगा।